नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की गहराई में उतर रहे हैं जो नक्शे पर शायद छोटा लगे, लेकिन वैश्विक मंच पर जिसका कद काफी बड़ा है। पनामा। हाँ, पनामा मध्य अमेरिका का वो अहम पुल। बिल्कुल, जो दो महाद्वीपों और दो महासागरों को जोड़ता है। हमारे पास पनामा पर काफी जानकारी है और आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पनामा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी खासियतें क्या हैं और दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। ये सारी बातें हमारे पास जो स्रोत हैं उन पर आधारित होंगी। ठीक है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं इस देश का जो दो महाद्वीपों और दो महासागरों को मिलाता है। बिल्कुल, और शुरुआत इसकी सबसे बड़ी खासियत से ही करते हैं, मतलब इसकी लोकेशन। ये जमीन का वो पतला सा टुकड़ा है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को मिलाता है। हाँ। और इसी जमीन को काटकर बनाई गई है पनामा नहर। हम सब जानते हैं अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच ये जहाजों का रास्ता हजारों किलोमीटर छोटा कर देती है। हजारों किलोमीटर, बाप रे। हाँ, तो ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये वैश्विक व्यापार और समुद्री आवाजाही की जीवन रेखा है। सच में इसकी लोकेशन ही इसकी क्या कहते हैं किस्मत तय करती है। ये सिर्फ एक भौगोलिक कड़ी नहीं बल्कि व्यापार और रणनीति का एक वैश्विक चौराहा बन गया है। तो ये लोकेशन वाकई कमाल की है। अच्छा, चलिए कुछ और बुनियादी चीजों पर नजर डालते हैं। राजधानी तो पनामा सिटी है और जैसा आपने बताया, एक तरफ कैरिबियन सागर, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। पड़ोसी देश कौन से हैं? पश्चिम में कोस्टा रिका और पूर्व में कोलंबिया। सही। और स्रोतों से पता चलता है कि यहाँ प्राकृतिक नज़ारे भी गजब के हैं। शानदार समुद्र तट, घने वर्षावन। हाँ, बहुत जैव विविधता वाले। हाँ वही। हाँ। और ऊंचे पहाड़, और फिर कैरिबियन और प्रशांत दोनों तरफ कई सारे द्वीप भी फैले हुए हैं। सोचिए, एक ही देश के अंदर इतनी वैरायटी। बिल्कुल, पहाड़, जंगल, समंदर, द्वीप, सब कुछ। राजनीतिक रूप से बात करें तो यहाँ एक लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था है। हाँ, और ये जो भौगोलिक विविधता और रणनीतिक स्थिति है ना, इसका असर सिर्फ नज़ारों या नक्शों तक ही नहीं है। अच्छा। इसने पनामा के इतिहास, इसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि इसकी राजनीति को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया है। नहर का नियंत्रण किसके पास रहेगा, व्यापार मार्ग कैसे चलेंगे, ये सब मुद्दे हमेशा से यहाँ की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत अहम रहे हैं। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ की मुद्रा व्यवस्था। वो डॉलर वाली बात। हाँ, यहाँ पनामा बाल्बोआ नाम की अपनी मुद्रा तो है, लेकिन अमेरिकी डॉलर वो तो लगभग हर जगह चलता है, बल्कि वही मुख्य चलन में है। ये थोड़ा अनोखा लगता है ना, कि दो मुद्राएं एक साथ कैसे काम करती हैं और डॉलर का इतना दबदबा क्यों। और भाषा को देखें तो स्पेनिश आधिकारिक है, पर जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, टूरिज्म और बिजनेस सेंटर्स में अंग्रेजी भी खूब चलती होगी। बिल्कुल। देखिए, ये दोहरी मुद्रा वाली स्थिति दरअसल काफी व्यवहारिक है। पनामा बाल्बोआ असल में अमेरिकी डॉलर के साथ 1.1 के अनुपात में ही बंधा हुआ है। अच्छा, 1.1। हाँ, और बाल्बोआ मुख्य रूप से सिक्कों के रूप में ही इस्तेमाल होता है। सारे बड़े लेन देन, बैंकिंग, वो सब अमेरिकी डॉलर में ही होते हैं। तो असली करेंसी डॉलर ही हुई एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इससे पनामा की अर्थव्यवस्था को, खासकर इसके बड़े वित्तीय और व्यापारिक क्षेत्र को एक तरह की स्थिरता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता भी बढ़ती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो डॉलर का ये व्यापक उपयोग पनामा के एक प्रमुख लैटिन अमेरिकी वित्तीय केंद्र होने की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बहुत आसान बना देता है। समझ गया। और भाषा की बात करें तो हाँ, स्पेनिश आधिकारिक और सांस्कृतिक भाषा जरूर है, लेकिन पनामा जिस तरह से दुनिया से जुड़ा है, नहर, व्यापार, पर्यटन, बैंकिंग, उसके चलते अंग्रेजी एक जरूरी व्यावसायिक और संपर्क भाषा बन गई है। सही बात है। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था और व्यवहारिकता की बातें। अब जरा यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति की तरफ चलते हैं। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। हमारे स्रोतों के मुताबिक पनामा की आबादी करीब 44 लाख है और ये आबादी, जैसा आप कह रही थी, सांस्कृतिक रूप से काफी मिली जुली है। बहुत ज्यादा। इसमें मूल स्वदेशी समुदायों का प्रभाव है, फिर स्पेनिश उपनिवेश काल की विरासत है, नहर निर्माण और उससे पहले लाए गए अफ्रीकी लोगों की छाप है, और हाल के दशकों में अमेरिकी और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी जुड़े हैं।
यहाँ वाकई संस्कृतियों का एक बड़ा दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। धर्म के लिहाज से देखें तो ईसाई धर्म प्रमुख है और उसमें भी कैथोलिक ज्यादा हैं। हाँ, कैथोलिक बहुमत में है। और कहा जाता है कि यहाँ की संस्कृति बहुत जीवंत है। पारंपरिक संगीत और नृत्य, जैसे वो टैम्बोरेटो है शायद। हाँ, टैम्बोरिटो बहुत रंगीन होता है और साल भर रंग बिरंगे त्योहार होते रहते हैं। बिल्कुल। ये जो सांस्कृतिक मिश्रण है ना, ये पनामा के इतिहास का जीता जागता सबूत है। स्पेनिश विजय और उपनिवेशवाद ने भाषा और धर्म की नींव रखी। फिर गुलामी के दौर में अफ्रीकी संस्कृति के तत्व जुड़े। फिर 19वीं और 20वीं सदी में खासकर नहर के निर्माण के दौरान दुनिया भर से लोग आए। कैरिबियन द्वीपों से, यूरोप से, एशिया से, अमेरिका से काम करने आए और बहुत से यहीं बस गए। अच्छा, इतने सारे लोग। हाँ, और इन सब ने मिलकर एक ऐसी संस्कृति बनाई है जो बहुस्तरीय है, अनूठी है। ये मिश्रण सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये आज भी पनामा की पहचान को रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके संगीत में, उसके खान पान में, लोगों के आपसी व्यवहार में, हर जगह आकार देता है। ये विविधता ही इसकी असली ताकत और पहचान है मेरे ख्याल से। वाह, संस्कृति के इस खूबसूरत ताने बाने के बाद अब उस पहलू पर आते हैं जिसके लिए पनामा दुनिया भर में जाना जाता है, इसकी अर्थव्यवस्था। और जाहिर है पनामा नहर। हाँ, नहर। स्रोत इसे वैश्विक व्यापार का दिल बताते हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये नहर सिर्फ कंक्रीट और पानी का ढांचा नहीं है, ये तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक मुख्य धमनी है। बिल्कुल बिल्कुल धमनी है। सोचिए, दुनिया के समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। जहाजों को लंबा चक्कर लगाने से बचाता है, समय और पैसा दोनों की बचत। हाँ, जाहिर है। इससे पनामा को सिर्फ टोल के रूप में सीधी आय होती है, बल्कि ये उसे वैश्विक लॉजिस्टिक्स और शिपिंग के नक्शे पर एक बेहद अहम खिलाड़ी बना देता है। एकदम सही। नहर निर्विवाद रूप से पनामा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और आपको पता है, हाल के सालों में नहर का विस्तार भी किया गया है। हाँ, मैंने सुना था, बड़े जहाजों के लिए, है ना? हाँ, ताकि और बड़े जहाज, जिन्हें नियोपेनामिक्स कहते हैं, हाँ। वो गुजर सकें। इससे इसकी क्षमता और प्रासंगिकता और बढ़ गई है। नहर से होने वाली आय देश के बजट और विकास परियोजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सिर्फ टोल की बात नहीं है। नहर के आसपास एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो गया है। बंदरगाह सेवाएं, जहाजों की मरम्मत, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, ये सब नहर की वजह से ही फले फूले हैं। अच्छा, तो ये तो हुई नहर की बात। लेकिन क्या पनामा की अर्थव्यवस्था सिर्फ नहर पर ही टिकी है या और भी कुछ है? नहीं, सिर्फ नहर पर नहीं। स्रोत बताते हैं कि सेवा क्षेत्र, मतलब सर्विस सेक्टर, यहाँ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग से जुड़ी सेवाएं, ये प्रमुख है। पर्यटन भी एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। साथ ही निर्माण और व्यापार में भी काफी गतिविधि है। एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो ये कि पनामा को लैटिन अमेरिका का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र माना जाता है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। यहीं पर पनामा की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इसने नहर के फायदे का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक सेवा आधारित बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। अच्छा। नहर ने लॉजिस्टिक्स और शिपिंग सेवाओं के लिए एक स्वाभाविक आधार तो दिया ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ की सरकार ने व्यापार अनुकूल नीतियां अपनाई, टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाया और जैसा हमने पहले बात की, अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल ने वित्तीय स्थिरता दी। हाँ, वो डॉलर वाला पॉइंट। हाँ, तो इन सब कारणों से पनामा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, बीमा और कॉर्पोरेट मुख्यालयों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया। हालांकि ये भी सच है कि नहर पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक संभावित जोखिम भी है। जोखिम? कैसा जोखिम? मतलब अगर वैश्विक व्यापार के पैटर्न बदलते हैं, मान लीजिए नए रास्ते खुल जाते हैं या कोई बड़ी रुकावट आती है, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण नहर में पानी की कमी हो जाए। ओहो, हाँ, ये तो हो सकता है। तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में और विविधता लाना, मतलब नए क्षेत्रों को विकसित करना, ये पनामा के लिए एक लगातार चुनौती और जरूरत बनी हुई है। ये निर्भरता वाला पहलू वाकई सोचने वाला है। क्या हमारे स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि पनामा इस जोखिम को कम करने के लिए क्या कर रहा है? मतलब क्या अर्थव्यवस्था को और विविध बनाने की कोशिशें, जैसे आपने कहा पर्यटन या शायद टेक्नोलॉजी में, वो जमीन पर दिख रही हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर शायद बहुत विस्तृत रणनीतियों का जिक्र न करें, लेकिन जो रुझान दिखते हैं वो बताते हैं कि पनामा पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रहा है। कृषि निर्यात को बेहतर बनाने की कोशिश है और एक क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब के रूप में
अपनी स्थिति को और मजबूत करने पर भी जोर है। अच्छा। वित्तीय सेवाओं में भी पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन पर जोर बढ़ा है, ताकि एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में अपनी छवि बनाए रखी जा सके। तो कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन नहर का प्रभाव इतना बड़ा है कि निर्भरता कम करना एक धीमी प्रक्रिया है। समझ गया। तो ये जो मजबूत अर्थव्यवस्था है, खासकर नहर और सेवा क्षेत्र पर आधारित, इसका असर यहाँ के समाज और लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के बारे में क्या बताते हैं? जानकारी के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शहरी इलाकों में, खासकर पनामा सिटी में, काफी बेहतर हैं, लेकिन ग्रामीण और अंदरूनी इलाकों में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। हाँ, ये एक पैटर्न है जो दिखता है। हालांकि एक सकारात्मक बात यह है कि कुल मिलाकर पनामा में जीवन स्तर मध्य अमेरिकी क्षेत्र के औसत से बेहतर माना जाता है। हाँ, ये शहरी ग्रामीण असमानता कई विकासशील देशों की कहानी है और पनामा भी इससे अछूता नहीं है। ज्यादातर आर्थिक अवसर, अच्छी नौकरियां, बेहतर स्कूल और अस्पताल राजधानी और नहर के आसपास के क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर जहां स्वदेशी आबादी रहती है, उनके विकास की दौड़ में पीछे रह जाने का खतरा रहता है। जहां तक क्षेत्रीय औसत से बेहतर जीवन स्तर की बात है, उसके पीछे जाहिर है नहर से होने वाली आय, मजबूत सेवा क्षेत्र और पिछले कुछ दशकों में हुई लगातार आर्थिक वृद्धि जैसे कारक हैं। अच्छा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठाता है कि इस विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक, खासकर ग्रामीण और वंचित समुदायों तक समान रूप से कैसे पहुंचाया जाए। ये पनामा के सामाजिक विकास की एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये संतुलन साधना तो बहुत जरूरी है। चलिए अब एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जो अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है और लोगों को आकर्षित भी करता है, यानी पर्यटन। हाँ, टूरिज्म। स्रोत पनामा के कई आकर्षक पर्यटन स्थलों का जिक्र करते हैं। जाहिर है सबसे पहले तो खुद पनामा नहर है, जिसे इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा कहा गया है। लोग इसे देखने आते हैं कि ये कैसे काम करती है। हाँ, वो लॉक सिस्टम देखना काफी दिलचस्प होता है। फिर है पनामा सिटी का कैस्को विएजो। ये पुराना औपनिवेशिक शहर है। हाँ। संकरी गलियां, खूबसूरत इमारतें, ऐतिहासिक माहौल। हाँ, बहुत सुंदर है। और वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। हाँ, मैं यही कहने वाला था। हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर यूनेस्को का जिक्र नहीं था, पर ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को अक्सर ये दर्जा मिलता है। बिल्कुल। तो ये यूनेस्को साइट है। जी हाँ, ये पनामा के इतिहास की खिड़की है। इसके अलावा प्रकृति प्रेमियों के लिए भी बहुत कुछ है। कैरिबियन तट पर बोकास डेल टोरो द्वीप समूह है। हाँ, बोकास काफी मशहूर है। हाँ, अपने साफ पानी, कोरल रीफ, समुद्री जीवन और एकदम रिलैक्स माहौल के लिए। प्रशांत तट पर सांता कैटलीना है, जिसे सर्फिंग के लिए दुनिया की बेहतरीन जगहों में गिना जाता है। अच्छा, सर्फिंग के लिए? हाँ, और फिर है दारियन नेशनल पार्क, कोलंबिया की सीमा से लगा हुआ। इसे मध्य अमेरिका के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक और जैव विविधता का अद्भुत खजाना बताया गया है। यहाँ दुर्लभ वन्यजीव और घने अछूते जंगल हैं। दारियन तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो एक तरफ इंजीनियरिंग का कमाल, दूसरी तरफ प्रकृति का अनमोल खजाना। बिल्कुल। पर्यटन निश्चित रूप से पनामा की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ये विदेशी मुद्रा लाता है, होटल, रेस्टोरेंट, टूर गाइड जैसे व्यवसायों में रोजगार पैदा करता है। कैस्को विएजो जैसे स्थल सांस्कृतिक पर्यटन को खींचते हैं। बोकास डेल टोरो जैसे स्थान बीच हॉलिडे और डाइविंग के लिए लोकप्रिय हैं, और दारियन जैसे पार्क इको टूरिज्म और एडवेंचर के शौकीनों को आकर्षित करते हैं। हाँ। लेकिन यहीं पर वो संतुलन वाली बात फिर सामने आती है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। हाँ, पर्यावरण वाला। हाँ, पर्यटन का विकास इस तरह से होना चाहिए कि वो पनामा की अनमोल प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान न पहुंचाए। खासकर दारियन जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में पर्यटन को बहुत सावधानी से प्रबंधित करने की जरूरत है, ताकि जैव विविधता बनी रहे। सतत पर्यटन मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण और स्थानीय समुदायों का सम्मान करे, वही पनामा के लिए आगे बढ़ने का सही रास्ता है। सही काम। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने पनामा के बारे में क्या मुख्य बातें समझी? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, पनामा नहर का वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए जबरदस्त महत्व। हाँ, वो तो है ही। दूसरा, यहाँ की समृद्ध और बहुस्तरीय सांस्कृतिक विविधता, जो इतिहास के अलग अलग पड़ावों से निकल कर आई है। बिल्कुल। तीसरा, नहर के साथ साथ पनामा का लैटिन अमेरिका के एक प्रमुख व्यापार, लॉजिस्टिक्स और बैंकिंग हब के रूप में उभरना। सर्विस इकोनॉमी। और चौथा,
यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं, जिसमें इंजीनियरिंग के चमत्कारों से लेकर प्रकृति के अनमोल खजाने तक सब कुछ शामिल है, लेकिन जिसे, जैसा आपने कहा, सतत विकास के साथ संतुलित करने की चुनौती भी है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। पनामा की पहचान सिर्फ एक नहर वाले देश से कहीं ज्यादा गहरी और बहुआयामी है। ये संस्कृतियों का मिलन स्थल है, ये वैश्विक वित्त का एक केंद्र है और ये अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का घर भी है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो ये छोटा सा देश दिखाता है कि कैसे भूगोल, इतिहास, रणनीतिक सोच और शायद थोड़ी किस्मत मिलकर किसी राष्ट्र की दुनिया में भूमिका तय कर सकते हैं। इसकी कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की विजय की नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया के साथ अनुकूलन और विकास की भी है। ये सब जानने और समझने के बाद एक विचार मन में आता है, जो सीधे तौर पर शायद हमारे स्रोतों में ना हो, लेकिन इन्हीं जानकारियों पर आधारित है। क्या विचार? भविष्य की ओर देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि वैश्विक व्यापार मार्गों में अगर कोई बड़ा बदलाव आता है, जैसे मान लीजिए कोई नया समुद्री रास्ता खुल जाए, या भू राजनीतिक तनाव बहुत बढ़ जाएं, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण नहर के संचालन में ही चुनौतियां आने लगें, तो इसका पनामा की अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और साथ ही ये देश अपनी अनूठी सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा को सहेजते हुए और दुनिया को दिखाते हुए आर्थिक विकास की रफ्तार को कैसे बनाए रखेगा, मतलब वो संतुलन कैसे साधेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद आने वाले समय में और गहराई से सोचने की जरूरत होगी। इन्हीं विचारों के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।